रोहित इस गांव से रवाना हुआ। ना सिर्फ वो पढ़ने के लिए कॉलेज जा रहा था, बल्कि वो यहीं से ही फैसला कर चुका था कि अब वो लौट के इस गांव में कभी नहीं आएगा। वो सारे ख्वाब जो उसने सोच रखे थे, देख रखे थे कि वो शहर में पढ़ाई करेगा, नौकरी करेगा और वहीं पे ही अपनी बाकी ज़िंदगी को गुजारेगा, उसको हमेशा से शहर की ज़िंदगी, शहर की लाइफ बहुत पसंद थी। वो कभी भी इस गाँव में नहीं रहना चाहता था। वो जैसे कैसे माँ बाप से ज़बरदस्ती इजाज़त लेके, क्योंकि उसकी माँ कतन नहीं चाहती थी कि वो शहर जाए, लेकिन वो अब शहर पहुंच चुका था। शहर की फ़ज़ा में पहुंच के उसने एक ऐसा सुकून का सांस लिया जैसे अब वो उस घुटी हुई फ़ज़ा से आज़ाद हो गया था। और यूं उसने ना सिर्फ कॉलेज में दाखिला लिया, बल्कि पार्ट टाइम वो जॉब भी करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो उस शहर की ज़िंदगी में ऐसा खो सा गया, ऐसा रच बस सा गया कि फिर उसको पीछे की कोई खबर ही ना रही कि एक बीवी जिसको उसके बंधन में जोड़ा गया था, जिसको वो छोड़ के आ गया था, आखिरकार वो राज उसके माँ बाप को भी मालूम हो गया कि उसने कभी उसको बीवी अपनाया ही नहीं था। दिन इसी तरह गुजरते रहे और उसकी माँ से जब एक दफ़ा उसकी फ़ोन पे बात हो रही थी तो उसकी माँ ने उसको बताया वो भाग गई। उसने हमें बता दिया था कि तुमने उसको कबूल नहीं किया था, तुमने उसको अपनी पत्नी नहीं माना था, इसलिए हमें पता नहीं लगा, वो चक्कर चलाती रही किसी के साथ और वो भाग गई है। हमने उसके बाप को भी बता दिया कि वो कहीं किसी के साथ चक्कर में थी और वो भाग गई है। हमने उसको बहुत ढूंढा, उसके बाप ने भी उसको बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं लगा। वो बेवफा निकली। उसका बाप भी उसके भागने पे बहुत रोया। उसकी बीवी, उसकी बेटी ऐसी तो नहीं थी, उसकी परवरिश तो ऐसी नहीं थी, लेकिन उसने क्या किया। लेकिन रोहित को दिली सुकून मिल गया था। वो उस झंझट से आज़ाद हो गया था जो उसके पल्ले बांध दी गई थी, जिसको उसने कबूल भी नहीं किया था। अगर किसी के साथ भाग गई थी तो उसने बहुत अच्छा किया था। उसने पहले दिन बैठ के उसको यही कहा था कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं छू रहा कि तुम आज़ाद हो, जिसके साथ जाना चाहो जा सकती हो। और उसने बहुत अच्छा फैसला लिया था कि वो आज़ाद थी, इसलिए कहीं चली गई थी। वक्त गुजरता रहा, माँ बाप से वो राब्ते में रहा। अब उसके पास काफ़ी पैसे भी आते तो माँ बाप को भेज देता। माँ बाप ने उस घर को भी बेहतरीन अंदाज में सेट करवाया था, उसमें नए कमरे बनवाए थे। अब वो इतना कमा रहा था, कॉलेज की ऐसी तालीम उसने हासिल की थी कि बहुत अच्छी ना सिर्फ नौकरी कर रहा था, बल्कि उसी कॉलेज में एक पढ़ने वाली लड़की के साथ उसकी ऐसी दोस्ती शुरू हुई जो आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल गई। और फिर यूं दोनों ने फैसला किया कि वो शादी कर लें। उस लड़की की ख्वाहिश थी कि वो उसके माँ बाप भी इस शादी में शामिल हों, क्योंकि वो लड़की एक बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उसके माँ बाप बहुत खाते पीते काफ़ी अमीर लोग थे। रोहित उसको अपने गांव के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, गांव की ज़िंदगी के बारे में बता चुका था, लेकिन उस शादी के बारे में उसने नहीं बताया था। ज़रूरी भी नहीं था, लेकिन उसको कह चुका था कि मेरे माँ बाप शादी में शिरकत करने के लिए ज़रूर आएंगे, लेकिन वो देहाती किस्म के लोग हैं। और वो लड़की बोली, तो क्या हुआ, आप उनको बुलाओ। रोहित ने मां बाप को फोन किया कि आप लोगों को शादी में आना है, मैं शादी करने जा रहा हूं। मां बाप ने उसे कहा, बेटा हम तेरी शादी गांव के हिसाब से कर चुके हैं, गांव वाले यही सोचते हैं कि तेरी शादी हमने कर दी थी। अगर तुझे दूसरी शादी करनी है तो तू अपनी बीवी को लेके यहां आएगा और यहां आके यहां की रीत प्रीत के हवाले से तू यहीं पे रस्म रिवाज हम अदा करेंगे। ये कैसी शादी है कि वो शहर में हो रही है, हमें गांव वालों को भी मुंह दिखाना है, तुम्हें यहां आना होगा अपनी बीवी को लेके और हम यहीं सारी शादी की रसूमात अदा करेंगे। लड़की ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता। और यूं मुख्तसर कि उसने अपने मां बाप के बगैर ही शहर के अंदर शादी कर ली। उसकी शादी को हुए अभी कोई 4 से 5 महीने हुए थे कि गांव से एक खबर आई जो सुनते ही उसके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसके मां बाप की अचानक मौत वाक़ई हो गई थी। वो अपनी बीवी को लेके गाड़ी दौड़ाता हुआ गांव की तरफ रवाना हो गया। उसकी नई नवेली दुल्हन जो अब
उसके साथ गाड़ी में बैठी थी। वो पहली दफ़ा उस गांव को देखने जा रही थी जहां पे उसकी सास ससुर की ख्वाहिश थी कि वहां पे रस्मों रिवाज अदा हों, और वहां पे उसी लड़की के माँ बाप ने कहा था नहीं, हमारे जो मिलने मिलाने वाले लोग हैं वो गांव नहीं जाएंगे, हमें यहीं पे शादी करनी है, इसलिए गांव में शादी नहीं हो सकी थी। तो आज वो उस गाँव में तो जा रही थी, लेकिन इसलिए दुखी थी कि आज वो अपने सास ससुर के मैयत पे जा रही थी, वो मर चुके थे। रोहित माँ बाप की खबर का सुन के बहुत रोता हुआ गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था, और वो बार बार उसको कह रही थी एहतियात से, रोहित देख से, और वो गाड़ी को रोक देती और कहती हटो, अब मैं ड्राइव करूंगी। और यूं दोनों मियाँ बीवी ड्राइव करते करते जैसे गांव पहुंच गए। जब वो दोनों गांव पहुंचे तो गांव उनका मुंतजिर था कि उनको वहां की एक रस्म के हिसाब से जिस तरह जलाया जाता है जलाया जाए, और उनके माँ बाप को शमशान घाट में जला दिया गया। सारे गांव वाले उसको हौसला दे रहे थे। वो धाड़े मार मार कर रो रहा था, कई सालों बाद वापस आया था, अपनी नई बीवी के साथ वापस आया था, और गांव वाले भी देखना चाहते थे कि ये कौन लड़की है उसके साथ। उसने बताया कि ये उसकी नई बीवी है, लेकिन इस मौके पे सारे खामोश थे। और तब उसको बताया गया कि उसके माँ बाप के साथ हुआ क्या। तो उन्होंने बताया कि ये रात का टाइम था, गांव वालों ने एक शोर सा सुना, और वो अपने घरों से जो मर्द थे आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। एक ऐसा शोर है, जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि रोहित की माँ और रोहित का बाप आग की लपेटों में थे, और आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, और पूरी आग ने उनके वजूद को लपेट में ले रखा था। और वो भागते हुए बाहर चिल्ला रहे थे, बचाओ बचाओ कह रहे थे। लोग जब तक भागे कि कोई पानी उठा के उनकी मदद कर सकें, वो जमीन पे गिरे और जल कर मर गए। कोई नहीं जानता था ये क्या हुआ। अंदाज़ा यही था उन लोगों का कि रोहित की माँ जब खाना बना रही थी तो वहीं पे ही उसको आग लगी, और उसके साथ मट्टी के तेल की जो बोतल वगैरह रखी थी वो भी नीचे गिरी पड़ी थी। जब लोग अंदर गए तो उनको अंदाज़ा हुआ वो खाली हो चुकी थी। वही मट्टी का तेल ही दोनों पे गिरा था। क्या हुआ था देखा किसी ने भी नहीं था, लेकिन उस तेल ने ऐसी आग पकड़ी थी कि दोनों जल गए थे। उसको बहुत दुख था माँ बाप के मरने का। आहिस्ता आहिस्ता लोग, जिस तरह उनका एक रसूम होता है, हमारे यहाँ ताज़ियत करते हैं, इस तरह सारे आहिस्ता आहिस्ता जाना शुरू हो गए। और अब घर की तरफ वो मुतवज्जो हुआ। जिस घर को वो छोड़ के गया था उसने पैसा भेजा था, आज घर बहुत खूबसूरत बन गया था। पैसा भेजता रहा था, माँ बाप ने वाकई घर को बहुत खूबसूरत बना लिया था। अब वो दोनों उस कमरे की तरफ जाने लगे जहाँ पे पहले भी उसकी एक दफ़ा शादी हुई थी, और उसकी दुल्हन उसके सामने बैठी थी, लेकिन उसने उसको ठुकरा दिया था। वो अपनी उसी दुल्हन को लेके वहां पे बैठा। अब रात हो चुकी थी, सब चले गए थे। वो दुखी दिल के साथ बैठा था कि उसी वक्त ऊपर दूसरे पोर्शन पे एक खटका सा हुआ। ऊपर भी एक कमरा उन्होंने बनवाया हुआ था, उसके होते हुए कमरा नहीं था, माँ बाप ने ऊपर भी बनवा लिया था। जैसे ऊपर खटका सा हुआ तो वो चौंकी कि ऊपर क्या हुआ है। उसने कहा पता नहीं, शायद कोई बंदा अभी हो ऊपर, या जिस तरह लोग आए हुए थे कोई रिश्तेदार हो, मैं रुको देखता हूं। वो चलता हुआ सीढ़ियां चढ़ के ऊपर गया। अभी तक उसने घर को पूरा तो देखा नहीं था, काफ़ी अरसे बाद आया था, और आते ही रसूम और माँ बाप को की चिता को जलाने में लग गया था। और जब वो ऊपर गया तो उसने देखा ऊपर एक नया कमरा बना हुआ है, एक अजीब सा कमरा। उस कमरे को ऐसे बंद किया हुआ था जैसे कई सालों से, कई अरसे से वो बंद है। उसके अंदर जाले लगे हुए थे बकायदा। उसने जैसे ही उसका दरवाजा खोला तो अंदर मट्टी मट्टी थी। अगर माँ बाप ने ये कमरा बनवाया था तो इसको बंद क्यों रखा हुआ था? वो हैरान हुआ। उस कमरे को खोला, उसने आगे से जाले हटाए और इर्द गिर्द ऐसे देखना शुरू हो गया। तो उसी वक्त उसके सामने, आंखों के सामने ही एक सामान, जिस तरह एक दूसरे के ऊपर सामान रख दिया जाता है, सामान में एक कोई बर्तन था जो नीचे आके गिरा और उसकी आवाज पैदा हुई। उसने कहा मैं समझ गया, चूहे वगैरह पैदा हो गए हैं, काफी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, तो कोई चूहा छुआ गुजरा है, कोई बर्तन नीचे गिर गया है। उसने दरवाजा बंद किया और वापस आ गया और बीवी से कहा ऊपर मेरे ख्याल में कोई बड़ा कमरा बनवाया था माँ बाप ने, अब वो स्टोर टाइप बना दिया गया है और उसमें मेरे ख्याल में काफी सामान पड़ा है, वहां से कोई चूहे वगैरह कोई बर्तन गिर गया है। वो बोली ओके, और वो दोनों बिस्तर पर लेट गए। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो सारी बातें, पुरानी बातें, माँ बाप, आखिर माँ बाप से मिला नहीं था, बहुत सारी बातें थी, नाराजगियां थी, बहुत कुछ था, लेकिन वो
लेटा रहा। कब वो सो गया उसको नहीं पता कि रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने देखा उसकी बीवी बिस्तर पर नहीं है। वो हैरान हुआ कि बीवी वॉशरूम वगैरह गई होगी, अभी आ जाती है। वो कुछ देर लेटा रहा, लेकिन बीवी वापस नहीं आई। तो वो चौंका, कहां गई। वो अपने बिस्तर से उठा और उसको आवाजें देता हुआ ढूंढना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसको आवाजें देता हुआ आगे आया तो उसने देखा उसकी बीवी ड्राइंग रूम वाले एक शीशे के सामने खड़ी अपने आप को देख रही है, इस अंदाज में जैसे बनाव श्रृंगार कर रही हो, जैसे एक दुल्हन अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए खड़ी होके बनाव श्रृंगार करती है। वो हैरान हुआ, रात के इस पहर मेरी बीवी यहां खड़ी क्या कर रही है। वो जैसे उसके करीब गया तो पहली बात जिसको देखते ही वो चौंक पड़ा। उसकी बीवी सामने शीशे के तो खड़ी थी, लेकिन शीशे में उसकी बीवी का अक्स नहीं था। उसको एक शदीद झटका इस बात पे लगा, अगर वो शीशे के सामने खड़ी है तो उसका अक्स क्यों नहीं है। तो वो खुद जाके उसके पीछे खड़ा हुआ तो उसने देखा शीशे में सिर्फ उसका अक्स है। वो अपने आप को तो शीशे में देख पा रहा था, लेकिन उसकी बीवी सामने खड़ी है, लेकिन वो शीशे में नजर नहीं आ रही। वो एकदम से चौंका और उसके मुंह से चीख निकली, और जैसे ही चीख निकली तो उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसकी बीवी ने झांक के कहा, क्या हुआ। वो एकदम से डर गया, पीछे शीशे की तरफ देखा, वहां पे कोई नहीं था। वो जल्दी से उधर गया बीवी के पास और बोला, तुम कहां थी। उसने कहा, मैं इधर कमरे में लेटी हुई थी, आपकी चीख सुनी है तो मैं एकदम से उठी और मैंने देखा आप वहां खड़े चीख रहे हैं, क्या हुआ है। तो उसने बोला, तुम अभी यहां खड़ी थी। उसने कहा, नहीं। उसने कहा, तुम बिस्तर पे नहीं थी, मैं काफी देर तुम्हें देखता रहा हूं, तुम नहीं थी तो मैं उठ के तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। बोली, मैं तो उठी ही नहीं हूं, मैं बिस्तर पे लेटी हूं, सब खैरियत है, क्या हुआ है। उसने कहा, कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, किस तरह की गड़बड़। उसको बताना शुरू हो गया कि मैंने अभी अभी देखा कि तुम बिस्तर पर नहीं थी और मैं तुम्हें आवाज देने के लिए उधर गया हूं तो तुम शीशे के सामने खड़ी थी, लेकिन शीशे में तुम नजर ही नहीं आ रही थी। तो उसी वक्त एक कहका सुनाई दिया, ऐसा कहका जिस आवाज को वो बहुत पहले भूल चुका था। अब वो पहचानता भी नहीं था कि ये कहका किसका है, लेकिन एक लड़की का कहका था। दोनों ने सुना और वो चौंक गए, और उसी लम्हे एक आवाज आई, उसकी मां की आवाज। और वो क्लियर उस आवाज को पहचान गया, कहके को तो ना पहचान सका। मां की आवाज आ रही थी, बचाओ बचाओ प्लीज मुझे बचाओ। और उसके बाप की भी आवाज थी, बचाओ बचाओ। वो ऊंचा ऊंचा चीख रहे थे, बचाओ मुझे बचाओ मुझे। और मां भी यही कह रही थी, बचाओ मुझे। वो दोनों परेशान होकर खड़े हो गए कि पहले कहका, फिर एक मर्द और औरत की आवाज़। वो उसकी दुल्हन परेशान हो रही थी। वो बोला, ये मेरे माँ बाप की आवाज़ है। पहला कहका मैं नहीं जानता किसका है, लेकिन मेरे माँ बाप की आवाज़ है, बचाओ बचाओ। क्या हुआ है उनको, उनको तो हम जला चुके हैं। वो भी परेशान हो गई। और उसी वक्त कमरे का दरवाजा जहां पे वो खड़े थे जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। और जैसे ही उस कमरे का दरवाजा बंद हुआ जिस कमरे के अंदर वो खड़े थे, साथ ही वो जो बाहर वाला दरवाजा था वो भी बंद हो गया। इस घर के अंदर कोई खिड़कियां दरवाजे थे तो सारे एकदम से ठा 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 करते हुए बंद हो गए। और वो दोनों बेइंतहा घबरा गए। और उसी वक्त उसकी बीवी ने कहका लगाया। रोहित की बीवी ने कहका लगाया। ये वही कहका था जिसको अभी थोड़ी देर पहले उसने सुना था, जिसपे वो और उसकी बीवी चौंक गए थे। और वही सेम कहका अब उसकी बीवी लगा रही थी। वो एकदम से बोला अपनी बीवी का नाम लेके, क्या हुआ है तुम्हें, क्या हुआ है। तो वो बोली, तुम्हें आना ही था, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार तुम हो। मेरा कसूर क्या था, बताओ मेरा कसूर क्या था। वो परेशान कि मेरी बीवी के लहजे को क्या हो गया है। उसकी आंखें लाल सुर्ख हो गई थी। सामने वजूद उसकी बीवी का था, लेकिन आंखें लाल सुर्ख थी, लेकिन आवाज किसी और की थी। तो वो बोला, कौन हो तुम। मैं तुम्हें नहीं जानता, कौन हो तुम, और तुम मेरी बीवी के वजूद में क्यों आ गई हो। अंदर से फिर से वही एक कहका सुनाई दिया और आवाज आई, अच्छा बीवी की इतनी फिक्र है तुम्हें, बहुत प्यार करते हो ना तुम बीवी से। फिर उसने एक जोरदार कहका लगाया और बोली,
उस बीवी को भूल गए। इसी कमरे में घूंघट ओढ़े बैठी थी और तुमने उसका घूंघट भी नहीं उठाया था और उसको छोड़ के भाग गए थे, भूल गए उसको। तो एकदम से उसको वो सब याद आ गया और बोला, लेकिन मेरा उसमें क्या कसूर है? मेरे मां बाप ने मेरी जबरदस्ती शादी की थी। फिर से उस लड़की के अंदर से आवाज आई, मां बाप से तुमने ये तो मनवा लिया कि पढ़ने के लिए तुम्हें शहर जाना है, तो ये क्यों ना मनवा सके कि तुम्हें शादी नहीं करनी? जब तुम जानते थे कि तुम किसी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं हो, तो तुमने क्यों नहीं उस वक्त इनकार किया? तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा जुर्म किया? तो वो बोला, लेकिन तुम तो किसी के साथ भाग गई थी। उसने कहा, मैं किसी के साथ भागी नहीं थी, तुम्हारे मां बाप ने मुझे जलाकर मार दिया था, क्योंकि उनको पता चल गया था कि तुमने मुझे पत्नी माना ही नहीं है। मैंने उनको बता दिया था कि हमारे बीच में कोई समधन नहीं बना, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, हम मियाँ बीवी है ही नहीं। उसने मुझे पहली रात ही कह दिया था, मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता। अब मैं उन लोगों के लिए एक फजूल सी चीज़ थी। मैंने बहुत कोशिश की उनकी सेवा करने की, मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई थी, फिर भी वो मुझसे सारा काम कराते और मुझ पर जुल्म करते थे। तुम्हारी माँ किसी की नहीं सुनती थी और तुम्हारा बाप भी डरपोक बन के उसकी बात को सुनता रहता था। जिस दिन तुम्हारी माँ ने मुझे थप्पड़ मारे थे, पीटा था, तो मैं जख्मी हो गई थी और उसने मुझे उसी दिन ठान लिया था रास्ते से हटाने के लिए, क्योंकि वो गांव वालों को बताना नहीं चाहती थी कि बेटा कहाँ गया। गांव वाले सवाल करना शुरू हो गए थे, औलाद कब होगी, बेटा कहाँ है। तो वो यही चाहती थी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सके कि मैं भाग गई हूँ किसी के साथ। उसका एक ही रास्ता था, मुझे कई दफ़ा कहती, भाग जा, किसी के साथ यार बना ले, किसी के साथ यारी लगा ले। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ऐसी तरबियत नहीं दी थी। तेरी माँ ने कई दफ़ा मुझे वर्गलाया, लेकिन मैंने आगे से उनकी एक भी ना सुनी। और रुख, तेरी बीवी भी सुन ले। उसी वक्त एक साया सा, जैसे काला साया सा होता है, वो उसकी बीवी के वजूद से निकला और बाहर आके खड़ा हो गया। अब उसकी बीवी ने झटका लिया और वो खौफजदा होकर अपने शौहर के साथ लिपट गई कि ये क्या हुआ है। उस साये को उसने भी देख लिया था और वो बोली, तू भी सुन तेरे शौहर ने क्या किया है। मैं तेरे वजूद में बोल रही थी, अब मैं तुझे भी सुनाना चाहती हूं। तेरे शौहर ने मेरे घूंघट भी नहीं उठाया था और मेरा इसके साथ रिश्ता बनाया गया था। मैं इसकी पत्नी बनी थी, मंगलसूत्र पहनाया था और ये मुझे छोड़ के चला गया था। इसकी मां को ये मनवा नहीं सका था कि ये शहर जाके पढ़ना चाहता है। मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं फिर भी इस घर में खिदमत करती रही कि मेरे माँ बाप की इज्जत पे कोई हर्ज ना आए। मैंने पूरी सेवा की, सब कुछ किया, लेकिन इसकी माँ मुझे कहती थी, भाग जा, कोई यार बना ले, निकल जा यहाँ से। और मैं चुप करके इस घर में पड़ी रही और इसकी माँ ने एक दिन फैसला किया मुझे रास्ते से हटाने के लिए। उसने मट्टी का तेल मेरे वजूद पे डाला और इसके बाप ने उसका साथ दिया। इन दोनों ने मुझे आग लगा दी। लेकिन जैसे ही मेरे वजूद को आग लगना शुरू हुई तो वो डर गए कि मैं तो चीखो पुकार करना शुरू हो गई थी। तो इसकी मां ने एक बड़ा सा डंडा उठा के मेरे सर में मारा था। उसी वक्त मेरे वजूद को आग लग चुकी थी। मैं अभी चीखना शुरू हुई थी उस आग की वजह से कि उसने मेरे सर में जोरदार डंडा मारा। डंडा मारने वाला इसका बाप था, आग लगाने वाली इसकी मां। और उस डंडे के लगते ही मैं जमीन पे गिर गई। अब मेरे मट्टी का तेल मेरे वजूद पे था, आग लगी हुई थी। चीखो पुकार इसलिए नहीं हो सकती थी कि जो मैं चीखो पुकार कर रही थी, मेरे सर में डंडा लगते ही मैं बेहोश हो चुकी थी और उसी बेहोशी की हालत में मैं मर गई। और इन दोनों ने क्या किया, वो जो ऊपर नया कमरा बनाया था उस कमरे में जाके मेरे मुर्दा वजूद को छुपा दिया और उस कमरे को पक्का पक्का बंद कर दिया और गांव वालों को मशहूर कर दिया कि मैं भाग गई हूं। मैं भागी नहीं थी, मेरा मुर्दा वजूद ऊपर पड़ा था और मेरी आत्मा परेशान हो गई थी। मेरी आत्मा में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं बदला ले सकूं। मैं तड़पती रही, मैं शक्ति मांगती रही, मैं तड़पती रही, शक्ति मांगती रही और आखिरकार मुझे शक्ति मिल गई कि मैं अपना बदला ले सकूं।
और मैंने उसी तरह तेरी माँ और तेरे बाप को मारा है। दोनों को मैंने उसी तरह मट्टी का तेल डाल के आग लगाई है। और वो चीखते हुए बाहर भागे थे गांव वालों को बुलाने के लिए। गांव वाले बाहर भी निकल आए थे और वो पानी लेने गए थे, लेकिन उससे पहले कि कोई पानी लेके आता, इनको पानी बुझाता, मैंने उन दोनों की जान ले ली। मर गए। और मुझे इंतजार था कि अब तू पहुंच, और जब तू पहुंचा तो इसके साथ आ गया। इसको देख के मुझे और जलन हो रही है। इस मौत की वजह तू बना है। तू अगर मां को इनकार कर देता तो तू बच जाता, मैं भी बच जाती। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी और अपनी जिंदगी देख आज दुल्हन लेके आ गया है। जा, इससे पहले कि मैं तुझे और तेरी बीवी को भी मार दूं, भाग जा, भाग जा यहां से। और उसी वक्त दरवाजे जोर जोर से खुल गए। दोनों ने जल्दी से एक दूसरे का हाथ पकड़ा और तेजी के साथ बाहर की तरफ भागे। अब सुबह होने के करीब थी। बाहर चिड़ियां चहचहा रही थी, सुबह होने वाली थी। वो दोनों जल्दी से गाड़ी में बैठे और तेजी से गाड़ी भगा दी। वो तेजी से शहर की तरफ वापस जा रहे थे। अब इस गांव को क्रॉस ही किया था कि पीछे वाले शीशे पे उसने जैसे ही देखा तो एकदम से उसके मुंह से चीख निकली। और उसी वक्त उसकी बीवी ने भी पीछे मुड़ के देखा तो गाड़ी की पीछे वाली सीट पे वही लड़की एक भयानक सी शक्ल के साथ बैठी थी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो शदीद गुस्से में थी। और दोनों ने जैसे ही पीछे की तरफ देखा, उसने बैक मिरर में देखा, उसकी बीवी ने पीछे मुड़ के देखा, तो उसी वक्त उसने अपने दोनों हाथ गुस्से से ऐसे आगे किया उनकी गर्दन दबाने के लिए कि उसी वक्त उसका तवाज़ुन कायम ना रह सका। वो हड़बड़ाया, जिसकी स्पीड पहले ही गाड़ी की तेज सी, गाड़ी जोर से जाके दरख्त में टकराई और इतने जोर से गाड़ी ट्रक में लगी कि दोनों ही मियां बीवी उस गाड़ी के अंदर खत्म हो गए। वो दोनों मर चुके थे और वो पीछे बैठी हुई कहका लगाती हुई गाड़ी के पीछे खड़ी हुई थी और हंसे जा रही थी। थोड़ी ही देर के बाद गाड़ी के अंदर आग भड़क उठी और आग वहीं पे जल गई और आग के अंदर वो दोनों मियां बीवी, रोहित और उसकी बीवी भी जल गए। उसका बदला पूरा हो गया था। कमरे के अंदर एक बिल्कुल खामोशी। वो तीनों दोस्त इब्राहिम, कबीर और निहाल खामोशी के साथ उस कहानी को सुन रहे थे। पहली कहानी पे वो कहके लगा रहे थे और इस कहानी को सुनने के बाद वो खामोश हो गए। और उसके बाद उससे बोले, इब्राहिम ने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हें इसका कैसे पता? गांव वालों को इस कहानी का कैसे पता कि वो कैसे मरे थे? सवाल तो बनता था ना भी, गांव वालों को स्टोरी कैसे पता लग गई कि भाई उसके मां बाप ऐसे मर गए और गाड़ी ऐसे जाकर टकराई, वो पीछे बैठी थी। तो उसने कहका लगाया और कहा, उस मारने वाली का नाम राधा था। राधा ने उसको मारा था। और वो उठ के खड़ी हुई और बर्तन उठाना शुरू कर दिया। उसने चाय के बर्तन समेटे। वो अभी तक चुप करके बैठे हुए थे, सवाल का जवाब नहीं मिला था, वो डरना शुरू हो गए थे। वो लड़की अजीब सी कहानी सुना के उनको डरा के उठ रही थी और उससे सवाल पूछा गया था कि आप कैसे जानती हैं, ये गांव वालों को कैसे पता लगा? तो उसने उतना जवाब दिया, उस लड़की का नाम राधा था। और बर्तन समेटे और वापस जाने लगी और जैसे ही कमरे में दाखिल होने लगी, मुड़ी और वहां से कहा, मैं ही राधा हूं, वही राधा जिसने अपना इंतकाम मुकम्मल कर लिया। अब उसको मुक्ति चाहिए, अब उसकी आत्मा को मुक्ति चाहिए। और आगे चली गई। वो तीनों कांपना शुरू हो गए, उनकी हालत खराब की ये क्या कहानी है। वो तीनों उठ के खड़े हुए, अब कांप भी रहे थे, डर भी रहे थे। और उससे बोले कि यार क्या करें? तो कबीर बोला, रुको मैं रामू काका को जगाता हूं। वो जल्दी से गया, आवाज़ें देते हुए रामू काका तक पहुंचा और रामू काका को कहा, रामू काका उठो उठो। रामू काका को लेके आ गया उन दोनों के पास। वो डरे हुए थे। पूछा क्या हुआ? उनको कहा, रामू काका हमें पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन बैठे आप। वो नींद से जागा बुजुर्ग सा बंदा आके बैठ गया कि बताओ क्या हुआ? उनको कहा, रामू काका आपकी बेटी आई थी हमें चाय देने के लिए और हमें डरा के गई है, बड़ी भयानक सी कहानी सुना के गई है और हम शदीद डर गए हैं।
तो हमें समझ नहीं आया, मैं आपको जगाया हूं। कहता है मेरी बेटी? मेरी तो कोई बेटी नहीं है। वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखना शुरू हो गए कि कोई बेटी नहीं? उसने कहा हाँ। कौन थी वो? उन्होंने कहा वो राधा थी। तो वो एकदम से चौंक पड़ा बाबा रामू काका। राधा? नहीं, ये नहीं हो सकता, वो तो भाग गई थी किसी के साथ। तो वो और तीनों झटका मारे कर रहे, राधा भाग गई थी? राधा? आप कैसे जानते हैं राधा को? देखा राधा मेरी बेटी थी, उसकी शादी हुई थी रोहित के साथ, लेकिन वो किसी के साथ भाग गई थी, उसका नाम भी मत लो। तो वो तीनों चौंके और बोले रामू काका हमारे दिमाग घूम रहे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। वो राधा थी तो अगर आपकी बेटी है और वही राधा है तो उसने तो हमें ये सारी कहानी सुनाई है। और उसके बाद वो कहानी के बारे में बताना शुरू हो गया और जैसे जैसे बताते गए तो रामू काका के होश उड़ना शुरू हो गए कि हाँ ये तो सब कुछ ऐसा हुआ था। उसके माँ बाप को ऐसे आग लगी थी और उसकी गाड़ी ऐसे टकराई थी, उसको आग लगी थी। वो समझ गए थे कि राधा ही हो सकती है जिसने सुनाया है। और तीनों ने बताया रामू काका ऊपर कमरे में, जो ऊपर एक कमरा बना हुआ है उसका जो घर था रोहित का, उस कमरे के अंदर एक ट्रंक सा बना हुआ है बहुत पुराना, नीचे नीचे पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कपड़े पड़े हुए हैं, छुपा हुआ है। उसके अंदर उसने बताया कि उसके वजूद को फेंका गया था। और वो तीनों वहीं रामू काका वहीं सुबह होने का इंतजार करते रहे। और जब सुबह हुई तो रामू काका उनको लेकर उस मकान के अंदर गए जो अब बंद पड़ा था, काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार हो गया था, सामान वगैरह भी नहीं था। लेकिन जैसे कैसे वो ऊपर वाले कमरे तक पहुंच गए और उस कमरे को खोला तो बिल्कुल वैसा ही नक्शा जिस तरह उसने खींचा था। और जब गए तो सामान काट कबाड़ पड़ा था और हटाते हटाते उसी कोने पर जहाँ पे क्या था ट्रंक श्रंक पड़े थे, नीचे हटाया तो एक वाकी बक्स पड़ा था। उस बॉक्स के अंदर, बक्से के अंदर, ट्रंक के अंदर जब उन्हें उठाया तो हड्डियों का ढांचा पड़ा था। रामू काका धाड़े मार कर रोना शुरू हो गया और उसने कहा इसकी आखिरी रसूमात अदा करो। वो कहते हैं उनके धर्म के हिसाब से कि जब तक उनको आखिरी रसूमात अदा ना की जाए तो उनकी आत्मा भटकती है और उसकी शायद आत्मा भटक रही है। उन्होंने रामू काका ने उठाया और उन तीनों ने मिलकर रामू काका के साथ उसकी आखिरी रसूमात अदा की। और रामू काका बोले कि शायद तुम्हारे हाथ से ही ये होना था, उसकी आत्मा अभी तक भटक रही थी, तुम लोग आए हो और तुम्हारे हाथ से उसका आंतम संस्कार हुआ है। और वो रोते रहे। लेकिन उन तीनों के अंदर अब हिम्मत नहीं बची थी कि मजीद वहां पे रुक सकें, वहां पे उन जगहों को देख सकें या इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। इतना बड़ा वाकया उनके सामने हो चुका था। एक लड़की राधा जो उनको कहानी सुना के गई थी, वो एक रूप धार के आई थी, असल में वो आत्मा थी। वो उनको चाय तक पिला के गई थी और बर्तन लेके गई थी। इसके बाद कोई एविडेंस उनको नहीं चाहिए था कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं या लोगों का वहम है। उनको बहुत अच्छी तरीके जवाब मिल चुका था। जब उसकी चिता को, उसकी हड्डियों को जला दिया गया और जो भी एक उनकी रसूमात अदा कर दी गई तो वो रामू काका का उन्होंने शुक्रिया अदा किया और मज़ीद वहाँ रुकने से इनकार कर दिया और फौरी तौर पर रवाना हो गए। लेकिन कभी इस वाक़े का किसी से जिक्र नहीं किया, सिर्फ रामू काका जानते हैं। और हम तीनों, नाम इसलिए रामू काका हमने फर्जी रखा है ताकि उनको तकलीफ ना हो अगर वो सुन भी लें। वैसे वो कहते हैं आपकी शायद कहानी ना सुन सके, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ये एक सच्चा वाक़या हमारे सामने हुआ था जिसको हम आज तक नहीं भूल सके। और उसके बाद जब हम वापस आ रहे थे रामू काका के साथ, हमने उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दी थी, तो उसमें इब्राहिम को एक झलक सी नज़र आई थी। जब हम रामू काका को कहते हैं खुदा हाफिज़ कर रहे थे, वो कहता है मेरा वहम भी हो सकता है और मेरे झलक भी हो सकती है। एक सेकंड के लिए रामू काका के पीछे मुझे ऐसे हाथ हिलाती वो राधा नज़र आई थी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन थी 1 सेकंड। हो सकता है उसका कहना है मेरा वहम हो और हो सकता है मैंने उसको देखा है वो ऐसे खुदा हाफिज़ कर रही थी। आखिरी वो लम्हा था जब हम निकल रहे थे और रामू काका ने हमें हाथ हिलाया था और हम तीनों भी हाथ हिला रहे थे, तो उनके पीछे राधा खड़ी हमें हाथ हिला रही थी।